हेलो एवरीवन। अब आप कक्षा 9 में आ गए हैं और आपके पास हिंदी विषय है। तो पहले ये जान लेते हैं कि हिंदी साहित्य क्या है, क्योंकि अब आप हिंदी जो पढ़ेंगे वो साहित्यिक हिंदी पढ़ेंगे। और साहित्यिक हिंदी से तात्पर्य होता है, साहित्य दो शब्दों से मिलकर बना है, स प्लस हित। सहभाव अर्थात हित का साथ होना ही साहित्य कहलाता है। साहित्य शब्द अंग्रेजी के लिटरेचर का पर्याय है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द लैटर से हुई है। हिंदी के विद्वानों द्वारा प्रस्तुत साहित्य की परिभाषा कुछ इस प्रकार से दी गई है। हिंदी के विद्वानों के अनुसार लक्षण ग्रंथों के निर्माण की परंपरा आचार्य केशव दास से मानी जाती है। अतः हिंदी साहित्य शास्त्र का प्रारंभ उन्हीं से माना जाएगा। आदिकाल में काव्य अंगों का भले ही गंभीर अध्ययन न हुआ हो, लेकिन कवियों ने काव्य प्रयोजन, काव्य हेतु, भाषा प्रयोग आदि के लक्षण प्रस्तुत किए हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है हिंदी साहित्य का काल विभाजन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन 4 भागों में किया गया है: आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल और आधुनिक काल। आदिकाल के कितने भाग हैं ये आपके सम्मुख प्रस्तुत किए गए हैं। और दूसरा आता है रीतिकाल। इनकी जो अवधि है वो भी इससे पूर्व की स्लाइड में दी गई है कि आदिकाल कितने वर्ष से कितने वर्ष तक रहा और रीतिकाल कितने वर्षों तक रहा। इन सब की अवधि यहाँ दी गई है और मैं एक बार आपको बता देना चाहती हूँ। आदिकाल 743 ईस्वी से 1343 ईस्वी तक माना जाता है। भक्ति काल की अवधि 1343 से 1643 ईस्वी मानी जाती है। रीति काल की 1643 से 1843 ईस्वी मानी जाती है और आधुनिक काल 1843 से आज तक अर्थात 19वीं, 20वीं और अब तो 21वीं शताब्दी तक ये अवधि मानी जाती है। रीति काल के 3 उपभेद यहाँ दिए गए हैं। रीतिबद्ध कवि, जिसमें केशवदास, चिंतामणि, मतिराम, सेनापति, देव आदि कवि आते हैं। रीति सिद्ध कवि, बिहारी और रसनिधि कवि इस वर्ग में आते हैं। और रीति मुक्त कवि घनानंद जी, आलम, ठाकुर, बोथा आदि कवियों का जिक्र इस काल में किया जाता है। कक्षा 10 में रीति काल के कवि देव की एक कविता दी गई है जो कवित्त छंद और सवैया में लिखी गई है। इसके बाद नेक्स्ट रीतिकाल की अवधि यहाँ 1700 से 1900 ईस्वी तक दी गई है। इसका वर्गीकरण रीतिकालीन प्रमुख कवियों और उनकी रचनाओं के आधार पर किया गया है, जैसा मैंने इससे पूर्व की स्लाइड में आपको स्पष्ट कर दिया था। इसके बाद नेक्स्ट आता है भक्ति काल। भक्ति काल की अवधि मैं आपको पूर्व में बता चुकी हूं और इसकी 2 शाखाएं हैं, निर्गुण भक्ति शाखा और सगुण भक्ति शाखा। निर्गुण भक्ति शाखा की भी आगे 2 शाखाएं हुई हैं, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेमाश्रयी शाखा। ज्ञानाश्रयी शाखा में कबीरदास जी, नानक आदि आते हैं और प्रेमाश्रयी शाखा में सूफी काव्य लिखा गया, इसमें जायसी और आदि मंथन कवि जैसे कवि आते हैं। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि तुलसीदास जी हैं और कृष्ण भक्ति शाखा के प्रमुख कवि सूरदास जी हैं। यहाँ भक्ति काल के एक कवि अर्थात कबीरदास जी के चित्र आपके सम्मुख यहाँ दिया गया है। इनके विषय में मैं बता देना चाहती हूँ कि इन्होंने आपकी हमारी तरह किसी स्कूल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई नहीं की और इन्होंने जितना भी साहित्य लिखा, जितने भी दोहे लिखे, वो सब अपने अनुभव के आधार पर लिखे हैं। और आप ये देखिए कि लोग इनके लिखे साहित्य पर रिसर्च करते हैं, हम अपने सिलेबस में इनको पढ़ रहे हैं। इसी भक्ति धारा के अन्य कवि
संत कवि नानक हुए हैं, दादू हैं, रैदास हैं। रैदास के विषय में भी आपने सुना होगा। इससे पहले मैंने आपको इनके विषय में एक वीडियो बनाकर भेजी थी। नेक्स्ट आता है ये भक्ति काल, पूर्व मध्य काल या भक्ति काल 1350 से 1650 तक, निर्गुण काव्य धारा, जिसके विषय में मैंने आपको बताया है। संत कवियों ने लिखा है, सूफी कवियों ने लिखा है। सगुण काव्य धारा में राम भक्ति में रचनाएं लिखी गई हैं, कृष्ण भक्ति में रचनाएं लिखी गई हैं। और वैसे तो 10th क्लास में जो कविदेव ने एक कविता लिख रखी है, उसमें सवैया के रूप में कृष्ण की भक्ति में उन्होंने अपनी रचना लिखी है। इसके बाद अब हमारा आधुनिक काल शुरू हो जाता है, जिसको ऐसा माना जाता है कि लगभग 1850 से आज तक, यानी 19वीं शताब्दी, 20वीं शताब्दी और अब 21वीं शताब्दी शुरू हो जाती है। इसमें मध्यकाल से भिन्नता और नई इहलौकिक दृष्टि से गद्य काल में प्रमुख रूप से प्रमुख आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को माना जाता है। द्विवेदी युग इसके अंतर्गत आता है, छायावाद युग इसके अंतर्गत आता है, प्रगतिवादी युग इसके अंतर्गत आता है, प्रयोगवादी युग इसके अंतर्गत आता है। कहने का तात्पर्य है कि इसमें सभी तरह की रचनाएं लिखी गई हैं। और आगे स्लाइड में मैंने कुछ हाथ से लिखकर बना रखा है, जिसमें आप आराम से ये देख सकते हैं कि छायावाद के बाद आधुनिक काल का जो वर्गीकरण है वो भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग के रूप में देखा जा सकता है। और इसमें परिस्थितियां किस, यानी परिस्थितियों से तात्पर्य यहाँ छात्रों कि किस तरह की रचनाएं लिखी गई हैं। राजनीतिक रचनाएं लिखी गई हैं, सामाजिक रचनाएं लिखी गई हैं, आर्थिक, धार्मिक, यानी हर तरह की रचनाएं लिखी गई हैं। ये स्लाइड आप देख रहे हैं जो मैंने अलग अलग विभाजन बताया है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावादी युग, प्रगतिवादी युग, प्रयोगवादी युग, नई कविता युग, साठोत्तरी कविता युग और नवलेखन का युग। इसके बाद एक छोटा सा और मैंने इसमें बना रखा है, जिसके माध्यम से ये सारे काल आपको स्पष्ट रूप से देखने को मिल जाएंगे। और यहाँ हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास पूर्ण हो जाता है। छात्रों, इसके अतिरिक्त मैं आपको पीपीटी भी भेज दूंगी, जिसके द्वारा आप इसको अपनी कॉपी में नोट करेंगे। और हिंदी की कॉपी बनाने से पूर्व आप अच्छे से कॉपी को कवर करेंगे। पहले पेज पर आप अपना नाम लिखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट पेज पर आप विवरणिका बनाएंगे और उसके बाद आप पहले हिंदी साहित्य का इतिहास लिखेंगे, जहां ये पूरा दिया हुआ है। चारों कालों का अलग, पहले हिंदी साहित्य का इतिहास की परिभाषा आप लिखेंगे, उसके बाद अलग अलग आप जो काल और काल विभाजन दिया गया है और इनकी शाखाएं बताई गई हैं, वो सब आप इसमें नोट करेंगे। 2-3 पेज पर ये आपका कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद हम अपना सिलेबस शुरू करेंगे। कक्षा 9 और कक्षा 10 में ये बड़ा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि परिस्थितियां ऐसी हैं कि ऑनलाइन शिक्षा का हमें चलाना पड़ रहा है, पढ़ाई ऑनलाइन करानी पड़ रही है। अदरवाइज तो ऑफलाइन जब कराया जाता है तो ये अच्छे से मैं ब्लैक बोर्ड पर आपको स्पष्ट करती हूँ, परंतु फिर भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से और अच्छे तरीके से स्पष्ट कर देना चाहती हूँ। इसमें देखिए, ये मैंने कलरफुल थोड़ा हाथ से लिखा है, बनाया है, तो आप इसमें से अपनी कॉपी में ठीक प्रकार से नोट कर लेंगे और बाकी एक एक स्लाइड को रोककर आप उसमें से कॉपी में लिख लेंगे। वैसे इसकी पीपीटी भी मैं आपको भेज दूंगी। और छात्रों, आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम दूंगी। इसके बाद अगले अंक में आपसे फिर मेरी भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आपसे कहूँगी कि आप बहुत ही ध्यानपूर्वक, बहुत सुंदर हैंडराइटिंग में अपने वर्क को पूरा करेंगे, और ताकि मुझे देखने में, या आप पीडीएफ भेजें कॉपी की कार्य पूरा करके, या पेजेस की फ़ोटो भेजें, तो मुझे देखने में, समझने में कोई असुविधा न हो।
जैसे मैं आपको हाथ से लिखकर थोड़ा थोड़ा सा ये वर्क भेज रही हूं, वैसे ही आप भी प्रयास करना कि आप इतनी सुंदर हैंडराइटिंग में लिखें। और हिंदी पढ़ने से पूर्व ये हिंदी साहित्य का इतिहास जान लेना, समझ लेना और इसको याद कर लेना परम आवश्यक होता है। यहाँ ये आगे फिर से पुनः पुनः वही स्लाइड चल रहे हैं और इसके बाद ये आपका यहाँ समाप्त हो जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास यहीं कंप्लीट करती हूँ मैं और एक बार पुनः वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद छात्रों।